गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूंगा आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड सेकेंड ईयर सत्र 2024 से 26 के बच्चों के लिए गेसिंग पेपर बताने वाला हूं। प्रत्येक यूनिट से आपके 4 से 5 सवाल मैं आपको बताने वाला हूं। आप अगर तैयारी नहीं कर पाए हैं तो अगर आप इन सारे सवालों को भी आप लिख कर पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम बेहतर जाएगा और 90% सवाल आपके इसी पेपर से लड़ेंगे, मेरा ये दावा रहता है। और पहले साल की अपेक्षा इस साल भी आपका पूरा से पूरा एग्जाम में सवाल आपके लड़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो आपका पेपर है, ये आपका पेपर आपका S2 है, जिसमें आपको संज्ञान, सीखना और बाल विकास के बारे में जानना है। इसमें भी आपको 4 से 5 यूनिट है। प्रत्येक यूनिट के सारे महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम में एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट आने की संभावना है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका पहला सवाल है यूनिट 1 का मेरे प्यारे बच्चे कि संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं एवं संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा। 2000% लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा कि संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं एवं संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है किसी भी बालक या किसी भी बच्चों के उनके सोचने समझने, उनके मानसिक शक्तियों का विकास होना। जब कोई व्यक्ति सही सही तरीके से समस्या का समाधान करने लगता है, जब वो सोचने लगता है, जब वो समझने लगता है, जब वो अपने शक्तियों का प्रयोग करने लगता है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होना शुरू हो गया है, यानी कि उसका सोचने समझने और उसका मानसिक क्षमताओं का विकास होना शुरू हो गया है। मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर आपका है कि संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपके निम्नलिखित हो सकते हैं। आपका पौष्टिक भोजन हो सकता है, आपका बीमारी हो सकता है, परिवार हो सकता है, समुदाय हो सकता है, माता पिता हो सकता है, विद्यालय हो सकता है, मित्र हो सकता है और शिक्षक हो सकता है। ये सब क्या है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। तो आप इसके बारे में यहां पर लिख सकते हैं। अगला सवाल इसी से रिलेटेड आपका रहने वाला है, संज्ञानात्मक विकास की जानकारी एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है, तर्क प्रस्तुत करें। मेरे प्यारे बच्चे, कहने का मतलब है कि संज्ञानात्मक विकास की जानकारी एज ए टीचर क्यों जरूरी है, तर्क के साथ जो है प्रस्तुत करें। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक टीचर को जब तक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के बारे में जानकारी नहीं रहेगी तब तक वो शिक्षक जो है बच्चों को सही तरीके से गाइडेंस नहीं कर पाएंगे उनके संज्ञानात्मक विकास में। इसलिए आप देखते होंगे टीचर को पहले से ही बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उनको मानसिक क्षमताओं के विकास के बारे में तथा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया जाता है कि एज ए टीचर आपको अगर इन चीजों को फेस करना पड़ा तो आप बच्चों को कैसे इस चीज से निकालेंगे और बच्चों को कैसे बेहतर तरीके से उनके संज्ञानात्मक विकास करेंगे। तो ये बातें आप याद रखिएगा। अगला सवाल यहां पर आपका है और ये सवाल भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा और आएगा। यहां पर है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के शैक्षिक नियतांक तथा क्या है। यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है। तो हम सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि जीन पियाजे के द्वारा ही संज्ञानात्मक विकास को प्रतिपादित किया और इन्होंने जो है 4 अवस्थाओं में इसको बांटा। और जीन पियाजे का मानना था कि बच्चों का जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे उनके सोचने समझने, कार्य करने की शक्तियों का विकास होता है। यानी कह सकते हैं कि बच्चों का जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है। उसी तरह 4 भागों में उन्होंने बांटा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर आपको अगर हम बात कर ले तो मेरे प्यारे बच्चे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त अवस्था, अमूर्त अवस्था। यानी कि जैसे जैसे बच्चों का विकास होता है, शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था, किशोरा अवस्था, उन चीजों के बारे में उन्होंने जिक्र किया। और साथ ही साथ जीन पियाजे ने ही बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा था और जीन पियाजे का मानना था कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास जो होता है, जैसे जैसे बच्चों का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे बच्चों का सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। तो ये बातें आप लिख लीजिएगा।
अगला सवाल यहाँ पर यूनिट 1 में ही देखिएगा, ये सारे सवाल मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, मैं आपको वादा करता हूं इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं आएगा। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर 2-4 क्वेश्चन करवा दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, 2-4 क्वेश्चन करवाने से आपका एग्जाम निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक पेपर में आपको एक प्रश्न अथवा प्रश्न दिया रहता है, तो उसके आधार पर लगभग आपका 20 से 22 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर आपको 20 क्वेश्चन पढ़कर आपको 70 में 60 नंबर प्लस स्कोर आ जाता है, तो क्यों नहीं पढ़ेंगे? आप अगर पूरा बुक पढ़ना चाहेंगे तो पूरा बुक पढ़ते रह जाइएगा, नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप इन सारे प्रश्नों को कर लीजिए, आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। अगला सवाल जो कि आपका सवाल पूछेगा ही पूछेगा मेरे प्यारे बच्चे, बुद्धि से आप क्या समझते हैं और बुद्धि पर आनुवंशिकता का, वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? यानी हम सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि डेवलपमेंट इक्वल क्या होता है? हेरिडिटी होता है ना, हेरिडिटी इनटू आपका जो है इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो वंशानुक्रम और वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है। और बुद्धि जो होता है क्या होता है? तो बुद्धि कहने का मतलब होता है जब हम अपने मानसिक क्षमताओं को बढ़ावा दे देते हैं, जब हम अपने मानसिक क्षमताओं के अंतर्गत नई नई चीजों को सीखते हैं, जानते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चे? बुद्धि कहलाता है। वो क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। और बुद्धि जो होता है आनुवंशिकता एवं वातावरण के ऊपर क्या होता है? आपका डिपेंड होता है। अगर हमको अच्छा वातावरण या अच्छा जो है माता पिता का गुण जो है नहीं प्राप्त होगा तो हमारा बुद्धि जो है प्रभावित हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल देकर। अगला सवाल यहाँ पर आपका 5वां नंबर है, बच्चों में संप्रत्यय विकास की अवधारणा स्पष्ट करें और संप्रत्यय विकास के वूनर मॉडल को प्रस्तुत करें। तो देखिए वूनर मॉडल या यहां पर देखिएगा वूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत को व्याख्या करें। ये दोनों सवाल आपका एक ही है समझिए। तो संप्रत्यय विकास कहने का मतलब होता है बच्चों का मानसिक क्षमता का विकास, और वूनर मॉडल कहने का मतलब है कि वूनर का मानना था कि मानसिक क्षमता का विकास जो होता है अचानक नहीं होता है, ये क्या होता है धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चों का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे बच्चों का क्या होता है, तो उनका संप्रत्यय विकास, यानी कहने का मतलब होता है मानसिक प्रक्रियाओं से उनका परिवेश में मौजूद जो भी चीजें होती है उनके साथ जो है वह सामंजस्य को स्थापित करते हैं, साथ ही साथ अपने मानसिक क्षमताओं का विकास करते हैं। और वूनर का अगर बात कर ले तो वूनर का मानना था मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ, वूनर का मानना था कि बौद्धिक विकास कोई अचानक होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि यह लगातार होती है और यह एक क्रम में होती है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसका कैसे होता है, जब बड़े बच्चे होते हैं तो उसका कैसे होता है, जैसे जैसे बच्चों का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे बच्चों का संप्रत्यय विकास या संज्ञानात्मक विकास होता है। यानी कि वूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत और की बात कर लेंगे तो वूनर का भी मानना था कि बच्चों का जो संप्रत्यय विकास या उनका मानसिक विकास या जो उनका संज्ञानात्मक विकास है वो एक अचानक होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि धीरे धीरे समय के साथ जो है ऊपर जाती है और आपका जो है एक क्रमिक प्रक्रिया है। और उनके मानना था कि बच्चे जो होते हैं अनुभव के माध्यम से उनको ज्ञान को प्राप्त करते हैं वूनर के अनुसार। क्लियर है? जी हाँ। आइए अब हम लोग जो है यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो यूनिट 2 की बात कर ले मेरे प्यारे बच्चे, तो यूनिट 2 में भी हम 2 से 4 सवाल आपको बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। पहला सवाल यहाँ पर है, बाल विकास किसे कहते हैं एवं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? ये बार बार सवाल पूछता है। बाल विकास कहने का मतलब होता है बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सर्वांगीण और शरीरात्मक विकास का तात्पर्य होता है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपका निम्नलिखित होते हैं: माता पिता, पड़ोस, पौष्टिक भोजन, समाज, विद्यालय, पड़ोस, मित्र, समुदाय, वातावरण, ये सब क्या करता है बच्चों के बाल विकास को प्रभावित करते हैं। क्लियर है? आर्थिक स्थिति भी उसमें आता है। अगला है, सीखने में अभिप्राय क्या है, व्याख्या करें। देखिए सीखने में अभिप्रेरण का क्या महत्व है? सीखने में अभिप्रेरण कहने का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को सीखते हैं तो हमें अभिप्रेरणा मिलती है, या जब भी हम कोई चीज को सीखना चाहते हैं तो उस समय हमारे संज्ञानात्मक विकास की आवश्यकता पड़ती है। तो सीखने में अभिप्रेरणा की बात कर रहे हैं का क्या महत्व है? तो जब कुछ हम सीखते हैं तो हमारे अंदर मोटिवेशन आता है और उस मोटिवेशन के माध्यम से हम और कुछ ज्यादा सीखने का प्रयास करते हैं। अगला है, देखिएगा वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? तो हम सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।
जो कि बार बार सवालों पूछा जाता है। वृद्धि की बात कर लेंगे तो इसको हम लोग ग्रोथ बोलते हैं, और ये आपका विकास की बात कर ले तो ये आपका डेवलपमेंट होता है। वृद्धि जो होता है रुक जाता है एक समय के बाद, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है लगातार चलता है, लगातार जो है चलता रहता है, यानी कि जन्म से लेकर जो है मृत्यु तक चलता है। यानी कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि ये जो आपका बुद्धि है या वृद्धि है, वृद्धि जो होता है केवल बच्चों के शारीरिक विकास के लिए तत्पर होता है, जो कि शुरू शैशवावस्था से लेकर एक किशोरावस्था के आसपास आते आते वह रुक जाता है। उसके बाद इसको हम माप सकते हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि विकास जो होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। विकास को हम लोग जो है माप नहीं सकते हैं, लेकिन वृद्धि को माप सकते हैं। विकास को हम लोग जो है देख नहीं सकते हैं, लेकिन वृद्धि को हम लोग देख सकते हैं। विकास जो होता है केवल ऋणात्मक होता है, जबकि वृद्धि जो होता है ऋणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। समझ गए? उसको हम नाप तोल भी सकते हैं। तो इसे करके आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। समझ गए? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहां पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, सवाल संख्या आपका 4 नंबर है, और ये आपका है कि बालक द्वारा सीखने के विभिन्न तरीकों का वर्णन करे एवं सीखने के विधियों का लिखे। अब बालक जो है कैसे सीखता है इसके ऊपर बात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं बालक कैसे सीखता है। तो बालक जो होता है नकल करके, अनुकरण करके, दूसरे को देख करके, सुन करके, अपने आसपास उपस्थित चीजों को महसूस करके, अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। तो ये सारे विधि है जिसके माध्यम से बच्चे सीखते हैं। इसके बारे में आप व्याख्यान कर दीजिएगा। जब बच्चा छोटा होता है तो वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वो अपने माता पिता के नकल करता है, अनुकरण करता है, दूसरे की बातों को ध्यान से सुनता है। आगे चल के जब वो बड़ा हो जाता है, देख करके, सुन करके, पढ़ करके, पर्यावरण के साथ असामंजस्य को स्थापित करके, ऐसे बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से बच्चे जो होते हैं सीखते हैं। अगला है सीखने का आकलन एवं सीखने के लिए आकलन में अंतर क्या है। तो देखिए, सीखने का आकलन यानी कहने का मतलब है ये आपका फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट होता है। एक जो होता है आकलन जो होता है पढ़ने के दौरान कहा जाता है, वो आपका सीखने के लिए आकलन होता है। और वही आपका सीखने का आकलन आपका जो होता है वो समेटिव असेसमेंट होता है, जो कि साल के अंत में कराया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, बोलते हैं। क्लियर है? यहां तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? मुझे आप लोग कमेंट कर दीजिए। जी हाँ, देखिए, सीखने के लिए बात कीजिएगा, सीखने के लिए बात कीजिएगा ना, तो ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट कहने का मतलब है सीखने के, यानी कि पढ़ने पढ़ाने के दौरान जब जांच किया जाता है मेरे प्यारे बच्चे, उसी को हम लोग सीखने के आकलन बोलते हैं। और सीखने का आकलन जो होता है आपका साल के अंत में होता है, जिसको हम लोग समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। समझ गए? समेटिव असेसमेंट। तो ये बातें समझ गए। दोनों का उद्देश्य ये है कि बच्चे कितने जान पाए, कितने सीख पाए, कितना बढ़ पाए, उसकी जांच करना है। अब हम इसमें यूनिट 3 के ऊपर बात करेंगे। तो यूनिट 3 में देखिएगा तो इसमें भी 2-4 प्रश्न है आपका। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। यूनिट 3 का अगर हम पहला सवाल की बात कर लेंगे, जो कि आपका एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला सवाल यहां पर बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चे, सीखने के व्यवहारवादी दृष्टिकोण की अवधारणा तथा आधारभूत मान्यताओं को वर्णन करें, इसकी आलोचनात्मक समझ को विकसित करें। देखिए, सीखने के व्यवहारवादी दृष्टिकोण यानी जब भी बच्चा सीखता है तो हम कैसे पता लगाते हैं कि बच्चा वो सीख लिया है। साथ ही साथ व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहने का मतलब होता है कि जब तक बच्चों के व्यवहार में वो सारी चीजें या वह सारी गुणे नहीं दिखे, तब तक हम यह मान सकते हैं कि बच्चा सीखा है। यानी कि सीखना हमारा सभी सार्थक सिद्ध होता है जब कोई व्यक्ति या जब कोई बालक उन चीजों को अपने व्यवहार में, अपने दैनिक जीवन में उतारे और उसका सही तरीके से प्रयोग करे, तब जाकर वो सीखना कहलाता है। यानी कि सीखने के व्यवहारवादी दृष्टिकोण की अवधारणा यह है कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई बालक किसी चीज के बारे में जानकारी को सीखता है, जानता है और उसे वो अपने व्यवहार में उतार लेता है या व्यवहार में प्रयोग करने लगता है, वही हमारा सीखने में व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहलाता है। साथ ही साथ आधारभूत मान्यताओं का वर्णन करे, इसकी आलोचनात्मक समझ विकसित करे। आलोचनात्मक समझ विकसित यह है कि बच्चे सीख लेते हैं, उसे यूज करते हैं दैनिक जीवन में, ऐसे लिख देंगे आप सारे प्रश्नों का उत्तर। क्लियर है? अगला है
पावलोव के अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के संदर्भ में विश्लेषण करें और आलोचनात्मक समझ बताते हुए शैक्षिक नियतांक पर चर्चा करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता है ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। यूनिट 3 की बात कर लेंगे तो पावलोव की बात कर रहे हैं। पावलोव जो है आपको पता है कि कुत्ता पर एक्सपेरिमेंट किया था, डॉल पर एक्सपेरिमेंट किया था कि हम बच्चों को जैसा देंगे, जैसा उनको काम करवाएंगे, जैसा उनको शिक्षा दीक्षा देंगे, बच्चा वैसा ही शिक्षा है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि पावलोव ने क्या किया था, अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत किया था, यानी बच्चों के सामने या कोई भी जानवर के सामने जैसा हम काम करेंगे बच्चा वैसा देखकर सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे जब भी घर में हो तो माता पिता झगड़ा नहीं करते हैं या अच्छे काम करते हैं, ताकि बच्चे उन चीजों को देखकर उसके अंदर अच्छा ही आ जाए। आपने देखा होगा जो ये आपका पावलोव थे, एक कुत्ता को पिंजरा में बंद कर देते हैं, एक तोता को भी बंद कर देते हैं, एक बिल्ली का भी कोई भी एक्सपेरिमेंट है, एक डॉल के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट है। आप इन सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में आप बता दीजिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह निकल के आता है कि हम बच्चों के सामने जैसा व्यवहार करेंगे बच्चा वैसा ही व्यवहार करेगा। उसी को हम लोग क्रिया अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि बच्चा जो जैसा देखेगा वैसा सीखेगा। अब दिखाया गया कि कुत्ता को रोज आकर घंटी बजाकर उसको दिया जाता था खाना, तो कुत्ता उसको देख देख कर घंटी बजाना शुरू कर दिया। उसी तरह आपका जो है कुत्ता का लार्ज एंजाइम्स के ऊपर बात हुआ। एक डॉल के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ कि एक डॉल को सब लोग मार पीट रहा है, खेल कूद रहा है, एक मारा तो उसको पनिशमेंट मिला, एक नहीं मारा तो उसको चॉकलेट मिला। तो उसको भी देखकर बहुत सारी चीजें उसको आता है। यानी उसका मुख्य उद्देश्य यही निकलता है कि जो जैसा आप बच्चों के सामने करेंगे, जैसा अनुक्रिया देंगे, बच्चा वैसा आपको प्रतिक्रिया देगा। क्लियर है? जी हाँ। अब हम यहां पर अगला देखिएगा सवाल 3 नंबर, पावलोव और स्किनर के सीखने के सिद्धांत के बीच मूलभूत अंतर क्या है? तो पावलोव का मानना था मेरे प्यारे बच्चे कि बच्चे जो होते हैं जैसा आप बच्चों के साथ करेंगे अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के माध्यम से सीखते हैं, जबकि स्किनर का मानना था कि बच्चे जो होते हैं समाज में अंतः संबंध स्थापित करके सीखते हैं। यानी कि स्किनर का मानना था कि बच्चे जो भी कुछ सीखते हैं वह समाज के साथ इंटरेक्ट करके, अंतः संबंध स्थापित करके, समाज में रहकर समाज की चीजों को देखकर सीखते हैं। वहीं पर पावलोव का मत कहना था कि जब हम बच्चों के सामने जैसी प्रतिक्रिया देंगे, जैसा काम करेंगे, बच्चा वैसा ही देखकर सीखेगा। उसी को अनुबंधन प्रतिक्रिया कहते हैं। अगला सवाल यहां पर है, सक्रिय होकर सीखने का क्या आशय है? संक्षिप्त व्याख्या करें। यानी कि सक्रिय होकर यानी एक्टिव होकर सीखना। जब हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जब भी कोई चीज पढ़ाया जाता है या जब भी कोई चीज बताया जाता है तो पूरी तरीके से सक्रिय होते हैं, यानी अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड उस रूम में रखते हैं और पूरी तरीके से एक्टिव रहते हैं कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, और वो पूरी तरीके से समझते हैं। तो सक्रिय होकर सीखना जो है मानसिक क्षमताओं के विकास और संज्ञानात्मक विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्योंकि जब कभी भी आप किसी भी काम को सक्रिय होकर करते हैं, यानी बी पॉजिटिव होकर करते हैं या एक्टिव होकर करते हैं, तो आप उस काम को बेहतर तरीके से करते हैं, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपका कोई कार्य क्षमता या शैली हो। तो ये आपका यूनिट 3 का महत्वपूर्ण सवाल थे, जो आपके एग्जाम में ये 2 सवाल तो आएगा ही आएगा, 2 नंबर और 3 नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर है? जी हाँ। आगे देखिएगा तो इसमें एक यूनिट 4 की बात करेंगे। जी हाँ। अब यहां पर देखिएगा यूनिट 4 की बात कर ले मेरे प्यारे बच्चे। तो यूनिट 4 में आपका पहला सवाल है कि समाज किस प्रकार बच्चों के सीखने में भूमिका निभाता है, स्पष्ट करें, और समाजीकरण द्वारा बच्चे सीखने को स्पष्ट करें। देखिए, समाज जो है किस प्रकार बच्चों को सीखने में मदद करता है। हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चों का समाजीकरण जो होता है सबसे पहले माता पिता अपने परिवार में होता है। जैसे बालक बाहरी दुनिया में निकलता है वो सबसे पहले समाज में जाता है, और समाज जो है हमारा सक्रिय रूप से जब कार्य करता है, या जो भी हमारा गतिविधि हो, जो भी हमारा शैक्षणिक संस्थाएं हो, चाहे जो भी हमारे समाज में राजनीतिक या जो भी उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम कल्चर होता है, तो जब वो बेहतर तरीके से कराया जाता है तो बच्चे उन सारी चीजों को देखकर या उसमें पार्टिसिपेट करके बेहतर तरीके से सीखते हैं। समाजीकरण भी जो है एक सीखने की प्रक्रिया है, क्योंकि जब बच्चा बाहर दुनिया में जाता है, अपने दोस्तों के साथ खेलता कूदता है, समाज के साथ इंटरेक्ट करता है, बड़े बुजुर्गों से बातचीत करता है, तो उसके माध्यम से भी बच्चों के अंदर बहुत सारी क्षमताओं और शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। ये बात आप यहां पर लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा अगला सवाल है, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का वर्णन करें। देखिए, अल्बर्ट बंडूरा का मानना था कि जब बच्चे जो होते हैं समाज के साथ अंतः क्रिया करते हैं या समाज में रहकर समाज की चीजों को देख करके, नकल करके उसको रोज देखते हैं, तब जाकर वो क्या करते हैं, सीखते हैं।
तो अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में आप विस्तार कर दीजिएगा, इसका आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए। अब इसमें आपका 2-3 सवाल और है, देख लीजिए अगला सवाल। अगला सवाल यहां पर है, बच्चों का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ उनके सीखने व संज्ञान को प्रभावित करता है, वाइगोत्स्की के संदर्भ में व्याख्या करें। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि जब भी बच्चा जो है अपने समाज के साथ इंटरेक्ट करता है, समाज में रहकर समाज की चीजों को जानता पहचानता है, तो उनका जो भी संज्ञानात्मक विकास है वो बेहतर होता है। तो वही बात यहां पर बोला है कि बच्चों का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में, यानी बच्चे जब अपने समाज में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं तो उनको सीखने और संज्ञान को प्रभावित करता है। बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है और उनका जो संज्ञान होता है, जो उनका बुद्धि होता है, उसका भी विकास होता है। तो इसी में वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चा कभी सीखता है जब वो अपने समाज के साथ इंटरेक्ट करता है या जब वो सामाजिक और सांस्कृतिक चीजों को बीच अंतर संबंध को स्थापित करता है, तब सीखता है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं, शैक्षिक नियतांक का वर्णन करें एवं समालोचनात्मक विश्लेषण करें। ये दोनों सवाल आपका लगभग एक ही है, इसका आंसर एक ही होगा कि वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। उनका मानना था कि बच्चे समाज और संस्कृति के बीच रहकर बहुत सारी चीजों को सीखेंगे और अपने बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे। साथ ही साथ इसका शैक्षिक नियतांक ये है कि जब आप समाज में रहेंगे, समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो आप सामाजिक गुणों को सीखते हैं। साथ ही साथ एक बेहतर नागरिक बनने में आपको और अपने बौद्धिक क्षमता का विकास करने में काफी मदद मिलती है। ये बातें क्लियर है। आगे देखिएगा, सीखने में समीप स्तर विकास के क्षेत्र को क्या भूमिका होती है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। देखिए, सीखने में समीप स्तर विकास के क्षेत्र की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। जब बच्चा समीप स्तर विकास क्षेत्र में जाता है तो बेहतर तरीके से सीखता है और अपने बौद्धिक, मानसिक, सर्वांगीण और अपने जो है संज्ञानात्मक विकास को बेहतर करता है। तो ये आपका यूनिट 4 का महत्वपूर्ण सवाल था। अब हम यहाँ पर यूनिट 5 के महत्वपूर्ण सवाल के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, यूनिट नंबर 5 है और इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट सवाल है वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला है, अभिप्रेरणा से क्या समझते हैं, सीखने में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका है, पुनर्बलन को स्पष्ट करें। देखिए, अभिप्रेरणा कहने का मतलब होता है मोटिवेशन, और सीखने में अभिप्रेरणा जो होता है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप कोई चीज को सीख लेते हैं तो आपके अंदर क्या होता है, कौशलता आ जाती है कि हम इस चीज को कर सकते हैं। आई डू इट, यानी कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई काम को करते हैं, बेहतर तरीके से कर लेते हैं, तो आप मोटिवेट हो जाते हैं। तो अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि जब कोई काम जो है अपने इच्छा के अनुसार, अपने मन के अनुसार जब हम बेहतर तरीके से कर पाते हैं, वो हमारा अभिप्रेरणा होता है। आंतरिक शक्तियों को हम अभिप्रेरणा कहते हैं और सीखने में अभिप्रेरणा काफी महत्वपूर्ण योगदान देता है। जब हम मोटिवेट रहते हैं कि हमको ये काम करना है तो हम बेहतर तरीके से सीख लेते हैं। पुनर्बलन का मतलब होता है स्केप फोल्डिंग, यानी कि बच्चों को मदद पहुंचाने के लिए थोड़ी सी मदद करना आपका पुनर्बलन कहलाता है, स्केप फोल्डिंग कहलाता है। अगला है, अवधान से क्या समझते हैं और सीखने में अवधान की भूमिका क्या है। अटेंशन, यानी कि जब भी आप कोई चीज को सीखते हैं उस समय आप अटेंशन में रहते हैं, अवधान में रहते हैं, यानी कि एक्टिव रहते हैं। और जब कभी भी आप एक्टिव रहेंगे, अटेंशन में रहेंगे, तो आप जो चीज पढ़ाई जा रही है, जो चीज बताई जा रही है, आप उसे बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, उसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। उसी को हम लोग अटेंशन या अवधान कहते हैं। अगला है, स्मृति से क्या समझते हैं, सीखने सिखाने में इसकी क्या भूमिका है, शैक्षिक नियतांक पर चर्चा करें। देखिए, स्मृति कहने का मतलब होता है मेमोरी, जो हमारा दिमाग होता है। दिमाग जो होता है, जब हम अपने दिमाग को अटेंशन में रखते हैं, एक्टिव रूप से रखते हैं, तब हम क्या करते हैं, सीखने सिखाने में इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहती है। जब हमारा दिमाग शांति और मतलब सुकून भरा होता है, तो जब हम क्या करते हैं, बेहतर तरीके से चीजों को टैकल करते हैं, सीख लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारे सोचने, समझने और संज्ञान का क्षमता का विकास होता है, जिससे हम कठिन से कठिन समस्याओं को समाधान कर पाते हैं। स्मृति को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को बताइए, यानी हमारे बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो हमारा भोजन है, पर्यावरण है, माता पिता है, बीमारी है, स्कूल है, विद्यालय है, समाज है। ऐसे कई प्रकार की आर्थिक स्थितियां हैं जिसके माध्यम से हमारा ये जो मेमोरी है, स्मृति है, वो आपका प्रभावित हो जाती है। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि जो ये पेपर आपका S2 था, इसका गेसिंग क्वेश्चन हमने करवा दिया है। प्रत्येक यूनिट से हमने 4 या 5 सवाल करवाया है। अगर आप इतने सवाल को कर लेते हैं, बना लेते हैं, पढ़ लेते हैं, आपको इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। हमने सारे प्रश्नों को बता दिया है, समझा दिया है। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरे बिहार के कॉलेज में दीजिएगा। हर एक बच्चा अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, लव कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें
और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।